नमस्कार दोस्तों, मैं रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से बी एकेडमिक्स पे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है उसका बुक 1 समकालीन विश्व राजनीति का फर्स्ट चैप्टर। ये इस चैप्टर का पार्ट 4 है। पार्ट 1, 2, 3 मैं पहले ही करा चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि पार्ट 1, 2 और 3 में हम कौन कौन सा टॉपिक कवर कर चुके हैं। इसमें हम पहला टॉपिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठा और ये सातवां यानी लास्ट टॉपिक भारत और शीत युद्ध। ये जो टॉपिक है ये हम पिछले 3 वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम ये 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और समिति परमाणु परीक्षण। ये कुछ टॉपिक है, तो चलिए ये शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक इस वीडियो का। इस वीडियो का हमारा पहला टॉपिक है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। क्या ये देखते हैं। ये ना बेसिकली ये जो अर्थव्यवस्था से संबंधित एक मांग की गई थी। तो इसमें क्या होता है, जिसको मांगने गुटनिरपेक्ष जो देश है ना, ज़्यादातर थर्ड वीडियो में गुटनिरपेक्ष के बारे में पढ़ा है। तो जो गुटनिरपेक्ष के देश होते हैं ना, वो विकसित देश नहीं है, वो अविकसित देश है, विकासशील देश है या फिर गरीब देश है। तो ऐसे में उनको आगे बढ़ने के लिए कुछ छूट चाहिए पश्चिम के बाज़ारों से, या उनको कुछ सस्ती चीज़ें चाहिए ताकि अपना विकास कर पाए। तो इससे संबंधित एक क्या होता है, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ 1972 में एक सम्मेलन कराता है, जिस सम्मेलन का नाम होता है व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक सम्मेलन कराता है, जिस सम्मेलन में क्या किया जाता है, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। उस रिपोर्ट का नाम होता है टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, यानी विकास के लिए नई व्यापारिक नीति की ओर। ये क्या होता है, रिपोर्ट का नाम होता है। ये 1 मार्क्स आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्या होता है कि ये एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने 1972 में, जो कि एक सम्मेलन होता है जो कि यूएनओ द्वारा किया जाता है, तो उसमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। और वैश्विक स्तर पर जो व्यापार की प्रणाली बनाई गई है ना, उसमें सुधार की मांग करते हैं, प्रस्ताव रखिए कि इसमें सुधार किया जाए, क्योंकि जो वैश्विक स्तर पर जो प्रणाली बनाई गई थी उससे सिर्फ विकसित देशों का ही फायदा हो रहा था। ठीक है, विकासशील देशों को उतना फायदा नहीं हो रहा था, वो अपना विकास ही नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने विकासशील या अविकसित देशों ने अपनी ये प्रस्ताव रखा और कुछ मांग रखी। क्या मांग रखा, उन्होंने कहा कि हमें जो पश्चिम के देशों से जो तकनीक मंगा रहे हैं ना, वो बहुत महंगी है। ठीक है, तो एक तो महंगी है तो उसकी लागत कम की जाए। ठीक है, उसको सस्ते दामों पर में उपलब्ध कराया जाए। अविकसित देशों का अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण हो, यानी जो विकसित देश नहीं है, अविकसित देश है, उनको अपने प्राकृतिक संसाधन है वो अपना डिसाइड करेंगे कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का कितने मात्रा में किस कार्य के लिए उपयोग करेंगे। कोई हमें बाहरी देश ना बताए, ना ही हमारे बाहरी देश पर कोई बाहरी देश हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर निगरानी रखे या फिर उसका अपने निजी स्वार्थ के लिए उपयोग करें। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद तीसरा उन्होंने मांग रखा कि कम विकसित देशों की पहुंच भी पश्चिम के बाजारों तक हो, ताकि वो अपना सामान बेच सके। उनके लिए ऐसी सुविधा, ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कम विकसित देशों के लिए, फिर विकासशील देशों के लिए, ताकि वो विकसित जो देश है ना, पश्चिम के देशों के ज़्यादातर देश विकसित माने जाते हैं। तो उनको कहा गया कि उनके उनके उनका एक्सेस मिल जाए उनको, उनके बाज़ारों को, ताकि हम भी अपना सामान जाके बेच सके और अपना लाभ कमा सके, अपने अर्थव्यवस्था का विकास कर सके, देश का विकास कर सके। उन्होंने चौथी मांग रखी कि अल्प विकसित देश जो है उनको अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, कॉमर्स से या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, उसमें क्या हो कि हमारी भी भूमिका बढ़ाई जाए, हमारी भी उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, जो भी फैसले लिया जा रहा है उसमें हमारे विचार मांगे जाए। हम पे विकासशील देश अपने विचारों को थोपे ना, बल्कि हमारे भी विचार मांगे, हमारे भी सुझाव मांगे। तो ये कुछ मांगे उन्होंने प्रस्तुत की थी। और यही जो मांग थे ना, इसी मांग को हम कहते हैं नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। तो ये हमारा टॉपिक है। अगला हमारा टॉपिक है, 2 ही टॉपिक है इसमें, छोटा एक पार्ट होगा ये। अगला टॉपिक हमारा शीत युद्ध के दौरान हुई संधियां। शीत युद्ध के दौरान कुछ संधियां हुई थी, तो देखते हैं कौन कौन सी संधियां हुई थी। तो पहली संधि का नाम है समिति परमाणु परीक्षण संधि, एलटीबीटी। ठीक है, ये संधि क्या कहती है कि इस संधि के तहत क्या है, कोई भी देश ना वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष या पानी के अंदर परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। ठीक है, जो उस वक्त ये हुई थी ना जब ये संधि, तो उसमें कहा गया जो परमाणु संपन्न देश थे उनको जो परमाणु संपन्न देश थे उनको ये प्रतिबंध लगा था ये संधि, कि वो परमाणु संपन्न देश जो जो देश परमाणु संपन्न है वो क्या करते हैं, वायुमंडल में, अंतरिक्ष में, पानी के अंदर परीक्षण नहीं कर सकते परमाणु हथियारों का। और इस पर देखते हैं कौन कौन से देशों ने साइन किया था। तो अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ,
ये 3 देश थे जिन्होंने साइन किया था इस संधि पर। कब किया था? 5 अगस्त 1963 को इस संधि पे हस्ताक्षर किया। लेकिन ये संधि लागू कब हुई थी? 10 अक्टूबर 1963 को ये लागू हुई थी संधि। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहली संधि एलटीबीटी। दूसरी हमारी संधि है परमाणु अप्रसार संधि, एनपीटी, परमाणु अप्रसार संधि। ये संधि क्या कहती है कि ये संधि केवल परमाणु संपन्न देशों को ना परमाणु हथियार रखने की छूट देती है। इसका मानना है कि हर कोई देश परमाणु हथियार नहीं रख सकता, केवल वही देश परमाणु हथियार रख सकते हैं जिन्होंने क्या किया है, 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार या विस्फोटक का निर्माण किया है, ठीक है, या फिर उसको विस्फोट किया है या उसका परीक्षण कर चुके हैं। तो उन्हीं को ये मानते हैं कि यही देश जो है ना जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु परीक्षण कर चुके हैं, उन्हीं को सिर्फ परमाणु हथियार देश माना जाएगा और वही सिर्फ परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकते हैं। और इस परमाणु संपन्न देशों में सिर्फ 5 देश आते हैं। पहला है अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ, जो बाद में चल के रूस में परिवर्तित, आज के टाइम में रूस है, पहले सोवियत संघ था, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये जो देश है ना 5 देश, इन्हीं को ही परमाणु संपन्न देश माना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था 1 जनवरी 1967 से पहले ही परमाणु परीक्षण कर लिया था, तो इसीलिए इनको परमाणु परीक्षण देश माना जाता है। और इस संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? जुलाई 1968 में किया गया था। कहाँ किया गया था? वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर किए गए थे। और इसको लागू कब कराया गया? ये लागू हुआ था 5 मार्च 1970 को ये लागू हुआ था। साइन कब हुआ था? जुलाई 1968 में साइन हुआ, लेकिन ये लागू कब हुआ? 5 मार्च 1970 में ये लागू हो गया। और इसी बात क्या होता है, जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, शीत युद्ध खत्म हो जाता है, तब 1995 में ना इस संधि को अनियत काल के लिए बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ऐसी कोई सीमा तय नहीं की जाती और आज भी चलती आ रही है। इसके बाद हमारा अगला संधि है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, साल्ट 1, साल्ट 2, 2 साल्ट है। ठीक है, साल्ट 1 क्या कहता है कि इसका साल्ट 1 का पहला चरण हुआ था ये 1969 में नवंबर के महीने में। इसमें क्या गया, इसमें भी साइन किए गए थे। इसमें 2 देशों ने साइन किया, 2 देशों के बीच के समझौता ये। इसमें एक तो सोवियत संघ थे और दूसरा था अमेरिका था। सोवियत संघ के जो उस वक्त नेता थे लियोनिड ब्रेजनेव, इन्होंने हस्ताक्षर किया था। और अमेरिका की तरफ से किसने हस्ताक्षर किया था? रिचर्ड निक्सन ने। और ये कब हस्ताक्षर, ये कहा हुआ था? मॉस्को में हुआ था हस्ताक्षर। कब हुआ था? 26 मई 1972 को ये हस्ताक्षर हुआ था। ये देख सकते हैं कि बाकी जो पीछे की जो संधियां थी ये तो विभिन्न देशों के बीच हो रही थी। ठीक है, इसमें देख सकते हैं, इसमें एनपीटी में भी इसमें 3-4 देश हैं और इसमें 5 देश है, एनटीपीटी और एलटीबीटी में 3 देश हैं। लेकिन जो ये साल्ट 1 है ना, ये 2 देशों के बीच, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हस्ताक्षर किए गए थे ये। और इसमें यह कहा गया कि परमाणु हथियारों का परिसीमन कहा गया। इसमें लिमिटेशन लगाई गई कि किस सीमा तक हम परमाणु हथियार बना सकते हैं। सामरिक रूप से घातक जो सैन्य रूप से जो घातक हथियार है ना, उसको भी लिमिट करके कहा गया कि इतने लिमिट तक ही हम परमाणु हथियार या फिर हम सैन्य हथियार बना सकते हैं। और ये लागू कब हुआ था? जो हस्ताक्षर तो हो गया था 26 मई 1972 को हस्ताक्षर किए गए थे इस संधि पे, लेकिन ये लागू हुआ था 3 अक्टूबर 1972 को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साल्ट 1। अब हम बढ़ते हैं अपना साल्ट 2 पे। साल्ट 2 का कहता है इसका दूसरा वार था, ये भी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच ही हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि इसका दूसरा चरण हुआ था, दूसरी बार हस्ताक्षर किए गए थे 1972 में। ये भी 1972 में हुआ और ये भी 1972 में कब होता है? नवंबर में। इसको लागू देखें, साल्ट 1 लागू कब हो जाता है? साल्ट 1 लागू हो रहा है 3 अक्टूबर 1972 में। ठीक है, 3 अक्टूबर 1972 में लागू होने के बाद साल्ट 1 दोबारा से नवंबर में ये साल्ट 2 पर हस्ताक्षर करते हैं। साल्ट 2 पे इसको लाया जाता है, 1 मिनट, हाँ, नवंबर के महीने में इसको शुरू किया जाता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत संघ के जो नेता थे लियोनिड ब्रेजनेव, इन्होंने इस पे जिनेवा में ये क्या करते हैं, जिनेवा में समझौता ये हस्ताक्षर करते हैं। कब करते हैं? 18 जून 1972 को, जो कि सामरिक रूप से घातक हथियारों पर लिमिट लगाता है कि जो सैन्य रूप से जो घातक हथियार है ना, उस पर हमें किस सीमा तक हम उसका उपयोग कर सकते हैं, उसका निर्माण कर सकते हैं, तो उस पर ये रोक लगाता है साल्ट 1। ये हो गया हमारा साल्ट 1। हम बढ़ते हैं हमारा अगला जो संधि हुई थी शीत युद्ध के दौरान या उसके समकालीन। तो अगली संधि हमारी सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन संधि कहते हैं इसको, स्टार्ट 1। इसमें भी क्या होता है कि ये भी 2 देशों के बीच ही संधि हुई है, एक तो अमेरिका और सोवियत संघ। ज्यादातर जो संधियां हुई है ना वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई है, क्योंकि ये शीत युद्ध के दौरान हुई थी संधियां। और शीत युद्ध के दौरान ये 2 देश बहुत ही पावरफुल थे, इनके परमाणु संपन्न देश थे, इनके पास बहुत सारे हथियार थे।
तो उन्होंने ये कहा कि संधि एक दूसरे से हस्ताक्षर करा के ये रोक लगवा ली थी ताकि आगे चल के क्या करें, कोई ज़्यादा हम ऐसे हथियार ना बना ले कोई भी देश जो विश्व के लिए खतरा हो। तो ये स्टार्ट वर्ल्ड पे हस्ताक्षर किया था अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने और सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने। यह हस्ताक्षर कब किया गया था? 31 जुलाई 1991 को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन और उनकी संख्या में कमी लाने के लिए, यानी जो संख्या में हम कमी लाया जाए और उसको ना बढ़ाया जाए, तो उसके लिए हस्ताक्षर किए गए थे जो कि सामरिक रूप से घातक हथियार है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया स्टार्ट वाला। अब हमारा अगला है स्टार्ट 2, दूसरा संधि भी हुई थी ये कब हुई थी? सामरिक रूप से घातक हथियारों को। अभी देखिए स्टार्ट 1 जो है ना वो सोवियत संघ के बीच हो रहा है, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच। लेकिन 1991 में ये हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। फिर जो सबसे बड़ी पावर जो उत्तराधिकारी बनकर उभर कर सामने आता है सोवियत संघ का, तो वो होता है रूस। ठीक है, तो रूस उभर कर सामने आता है। तो इस पर फिर क्या करता है अमेरिका और रूस अपने आगे के लिए एक और संधि करते हैं जो कि आम हथियारों पर रिडक्शन करता है, न्यूनीकरण उसका करता है कि सामरिक रूप से घातक हथियारों के संख्या में और उनकी कमी लाने के लिए एक तो उनकी सीमित किया जाए और उनकी संख्या में कमी लाया जाए। तो इस पर हस्ताक्षर करते हैं रूसी राष्ट्रपति बोरिस एल्त्सिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश। और ये कब हस्ताक्षर किए जाते हैं? 3 जनवरी 1993 को ये हस्ताक्षर होता है, साल्ट 2। तो ये हो गया हमारा साल्ट 2। यहाँ पे हमारा ये पार्ट 4 भी खत्म हो रहा है, जितनी भी संध्या हुई थी वो भी खत्म हो गई। इसके साथ साथ क्या होता है कि ये देखो चैप्टर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमने पूरा फर्स्ट चैप्टर करा दिया है। आप इसके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। और आगे के जो सेकंड पार्ट जो होगा, सेकंड चैप्टर जो इसका 2 ध्रुवीयता का, उसका भी वीडियो आने वाला बहुत जल्दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो के बारे में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अपना फीडबैक जरूर दीजिए ताकि हम खुद को मोटिवेट कर पाए और अच्छा अपने आप को इम्प्रूव करके अच्छी क्वालिटी का आपको कंटेंट उपलब्ध करा पाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।